नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 7 अगस्त 2023 और आज जो है आपका CHSL का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। एक प्रश्न पूछा गया था, सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो ये बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है। किससे निकलती है? बोखारचू। बुखार नहीं भाई, बोखार है, ठीक है। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? तो ये गोमुख हिमनद से निकलती है। लेकिन गंगा दो धाराओं का जो है मिश्रण है, ये आप भी जानते हैं। ये आपका देवप्रयाग में मिल जाती है, अलकनंदा और भागीरथी। तो यहाँ से आपका गंगा नदी फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन अगर आपको हिमनद के रिलेशन में पूछे कि कहाँ से निकलती है तो आपको गोमुख हिमानी बताना होगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है आने वाले शिफ्ट के लिए? तो चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। ओवरऑल अगर आप पूछे तो ये भी मानसरोवर से ही निकलती है। मानसरोवर से इंडिया में 3 प्रमुख नदी निकलती है जो अलग अलग ग्लेशियर से निकलती है। ये 3 नदी कौन कौन से है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी जो है आपका मानसरोवर से ही निकलती है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा Cu का यानी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ लिया था। भाई कॉपर की परमाणु क्रमांक कितनी होती है? 29 होती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्या है? 1s2 2s2 2p6, है ना, 3s2। इस प्रकार से जो है ये लिखा जाता है। जो बच्चे साइंस से पढ़े हैं उनको अच्छे से समझ में आता होगा ये। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर के लिए जो आंसर आपको सिलेक्ट करना था इस प्रकार का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, क्योंकि 29 है। अगर मान लीजिए कि 29 से ज़्यादा होता तो d के साथ 10 आता है, तो यहाँ पे हम 10 करते, लेकिन 29 ही है तो मुझे क्लोज करना है। तो लास्ट में अगर 5 ही बचता तो डी के साथ हम 5 ही रख देते। मान लीजिए किसी का 28 है तो ये सेम चीज लिखा जाता, लेकिन इस डी के साथ 8 हो जाता। समझ रहे हैं बात, है ना। मान लीजिए किसी का 27 है तो ये सेम चीज यहां तक लिखा जाता, लेकिन इस डी के साथ, है ना, 7 आ जाता। तो इस प्रकार से जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए। अगर आप इन सबको कैलकुलेशन करेंगे, ये ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको 29 प्राप्त होगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29। तो ये है आपका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको जिसको जो 8 से पढ़े हैं, जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में नहीं आता है ना, तो उनको क्या करना चाहिए? तो सबको गिन लेना चाहिए और परमाणु क्रमांक जितना होती है उतना ही ये गिनती आनी चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? 29 होता है। सल्फर का आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है सल्फर का। तो सल्फर जो है 2 8 6 होता है, यानी 8 2 6 10 6 16 होता है सल्फर का परमाणु क्रमांक। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अगर नहीं जानते हैं फिर भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं परमाणु क्रमांक याद रख के। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नर्तक या नृत्यांगना को सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण दिया गया था? तो भाई ये है आपका सोनल मानसिंह। प्रैक्टिस सेट MTS वाले में जो 37 प्रैक्टिस सेट करवाया था मैंने पहले, उसमें मैंने ये क्वेश्चन जोर डाल के बताया था कि भाई ये क्वेश्चन और जो ट्रांसजेंडर महिला पद्म अवार्ड पाई ये क्वेश्चन, ये दोनों अवश्य एग्जाम में आएंगे और सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन आपका आ गया है। तो 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया सोनल मानसिंह जी को। ये आपका भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी नृत्य के महारथी हैं, ठीक है। सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों कर लेते हैं, लेकिन प्राइमरी में ओडिसी है और सेकेंडरी में भरतनाट्यम है। इन्हें हम ओडिसी के लिए ज़्यादा जानते हैं। शास्त्रीय नृत्य के पद्म अवार्ड जो है ये ट्रांसजेंडर महिला पाने वाली नर्तकी नटराज था, जिन्हें 2019 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अपने प्रकार की प्रथम महिला है जो नृत्य के क्षेत्र में पद्म अवार्ड प्राप्त किया। एक और महिला है जो ट्रांसजेंडर है ना, मंजमा जोगती, उनको भी पद्मश्री दिया गया है, लेकिन वो नृत्य के सेक्टर से नहीं है, वो फिल्म के सेक्टर से है, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा, चूंकि ओडिसी को एग्जामिनर छेड़ा है तो आने वाले शिफ्ट में ओडिसी से क्वेश्चन आ सकता है। तो गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी के सबसे जाने माने गुरु हैं। इन्होंने 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था, 1974 में पद्मश्री, 1988 में पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म विभूषण दिया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि जो गुरु
गुरु केलुचरण महापात्रा है, ये किस नाम से स्कूल खोले भुवनेश्वर में? तो सृजन नाम है इनका स्कूल का, जिसमें ओडिसी डांस सिखाया जाता है। मैं भी एडमिशन करा ही लेता हूँ। इसके अलावा उदय शंकर को आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है और शास्त्रीय नृत्य की जनक जो है भरतनाट्यम के नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका हिंदुशाही राजवंश की राजधानी कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। हिंदुस्तानी राजवंश, हिंदुस्तानी नहीं भैया, हिंदुशाही है ना, हिंदुशाही, हिंदुकुश पर्वत का नाम सुने हैं ना। हिंदुशाही राजवंश की राजधानी कहाँ है? तो भैया ये हुंद में था। हुंद जगह का नाम है, कहीं कहीं इसे हुंड भी लिखते हैं, लेकिन हुंड अच्छा नहीं लगा, हुंद ही लिखा है मैंने। तो हिंदुशाही राजवंश की राजधानी हुंद है। काकतीय वंश की राजधानी आने वाले समय के लिए तो वारंगल था, है ना। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल। चोल वंश की राजधानी तंजौर। यही तंजौर पे राज राजेश्वर मंदिर या फिर इसे ही बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, जिनका निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने करवाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई में थी, मदुरै में थी, ठीक है। इनके अलावा एम सुब्बालक्ष्मी का नाम आपने सुना होगा, मदुरई उनके नाम से भी रिलेशन रखता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एम सुब्बालक्ष्मी संगीत में जो है प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाली लेडी थी, जो कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई कैरेक्टर है, और 1998 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। संगीतज्ञ जिनको भारत रत्न मिला मैं आपको बता चुका हूं, हर जगह काम आएगी। एम सुब्बालक्ष्मी को 1998 में प्रथम बार, फिर पंडित रविशंकर साहब को सितार के लिए 1999 में, 2000 में किसी को नहीं मिला, 2001 में जो है लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को मिला, 2008 में पेशकश, 2009 में प्राप्ति पंडित भीमसेन जोशी को, और 2019 में भूपेन हजारिका साहब को। तो ये जो हैं आपके संगीत के चेहरे हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। क्रिकेटर जो है आपका तेंदुलकर साहब, इनको 2014 में भारत रत्न दिया गया था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम। कहाँ पे? कांचीपुरम। भैया कांचीपुरम में संस्कृत भाषा आज भी बोली जाती है, ऐसा माना जाता है। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो पबजी वगैरह खेलते हैं, ठीक है? तो ये भैया आंध्र प्रदेश राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया था अक्टूबर 2022 में ऑनलाइन गेमिंग पे। भाषाई आधार पे गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। इनके अलावा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हो गया? तो 2014 में अलग हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बीजेपी के शासन में आने से पहले अलग हुआ कि बाद में अलग हुआ? तो पहले बीजेपी शासन में आए फिर अलग हुआ, ध्यान रखिएगा, पीसीएस का लाइन है कथन वाला। इसके अलावा भारत के सबसे तटीय जो रेखा है, जितने भी तटीय राज्य हैं भारत में, 9 तटीय राज्य हैं, है ना। राज्य की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो 9 तटीय राज्य हैं, ऐसे आप गिना सकते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। इस प्रकार से 9 तटीय राज्य हैं। इन सभी तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा की लंबाई जो है ये तो गुजरात की है, लेकिन सेकेंड स्थान आंध्र प्रदेश का ही है, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य विधेयक 2022 पेश करने वाला राज्य कौन है? तो ये आपका राजस्थान है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगला प्रश्न जो पूछा गया है, विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? भैया मैंने आपको बता ही दिया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अलग है, जापान से लिया गया है, और विधि का शासन जो है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ये सभी के सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहा जाएगा तो एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, है ना। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपका जापान के संविधान से लिया गया है। तो ये दोनों में लैंग्वेज मिलता है, इसीलिए अलग अलग याद रखें। खाली विधि का शासन कहेगा तो इंग्लैंड, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो आपका जापान हो जाएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। मौलिक कर्तव्य को किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 51 के ए में, और मौलिक अधिकार को आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में रखा गया है। मैंने आपको यह भी बताया कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार जो हैं आपके आर्टिकल 300 के ए में विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है। इनके अलावा जो आपका
ग्यारहवा मौलिक कर्तव्य बना था ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की उपलब्धता कराना उनके पेरेंट्स का भी कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार से 11वां मौलिक कर्तव्य बना और आर्टिकल 21 में ए बना दिया गया, 21 का ए, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा लेना उस बच्चे का फंडामेंटल राइट होगा। इनके अलावा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, आर्टिकल 368 के अधीन ये कार्य करता है। इसके अलावा डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तथा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, भाई राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं जिसमें 238 का तो चुनाव हो जाता है और 12 का मनोनयन होता है। तो ये जो चुनाव होता है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और ये जो 12 को सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति साहब, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो डीपीएसपी के साथ मनोनयन वाला प्रोसीजर जो है 12 को का ये भी ध्यान रखेंगे आयरलैंड के संविधान से। और जो साउथ अफ्रीका है यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के साथ साथ जो राज्यसभा में 238 सदस्यों का चुनाव होता है ये भी प्रोसेसर जो है आपका साउथ अफ्रीका से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में सबसे अधिक योगदान किसका है, ये VVI पॉइंट है। अगर आप अच्छे लेवल की एग्जाम देने वाले हैं तो भैया 1935 बताना, कोई देश नहीं बता देना। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि इंडिया के जो संविधान है इसमें कई सारे देशों का योगदान है जहां से तथ्यों को लिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा तथ्य भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। आप कह सकते हैं कि इसका ब्लूप्रिंट जो है 1935 अधिनियम ही है हमारे संविधान का। इसके अलावा भारतीय संविधान प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया भैया, ऑस्ट्रेलिया से। आपने कंकरेंट लिस्ट का नाम सुना होगा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं तो 52, राज्य सूची में कितने हैं तो 61 और संघ सूची में कितने हैं तो 100। ये भी बात आपको काम आ जाएगी, गांठ बांध लीजिएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के ढांचा निर्माण करने वाली जो संस्था थी इनका नाम क्या है, कैबिनेट मिशन। कब आया था, 1946 में। इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। क्या क्या नाम था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये तीनों सदस्य का नाम जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा संविधान बन के कब तैयार हुआ या अंगीकार कब किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू हुई, 26 जनवरी 1950 को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो 2022 में हम गणतंत्र दिवस मनाए, ये हमारा 74वां गणतंत्र दिवस था, है ना। 2022 में जो है ये हमारा 73वां होगा, माफ कीजिएगा। तो ये जो गणतंत्र दिवस मनाए तो इसमें जो है अतिथि के रूप में कौन आए थे, सॉरी 2023 कर लीजिए तो अब 74वां हो जाएगा, बहुत अच्छा है। 2023 कर लीजिएगा तो 74 हो जाएगा। हाँ, तो कहाँ थे हम भैया, 2023 कर लीजिएगा। 2023 में जो है 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे ये अब्दुल फतह अल सीसी आए थे, जो मिस्र इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं। पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पे कौन आए थे, डॉक्टर सुकर्नो। ये कहाँ के रहने वाले हैं, इंडोनेशिया के। दैया भैया, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे बड़े मुस्लिम देश के है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आपका राष्ट्रीय पर्व पूछे तो राष्ट्रीय पर्व जो है रामलीला कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है गुप्त सूत्रों से एक मैगजीन में मैंने अभी अभी पढ़ा था, है ना। तो ये इतने भी मतलब जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति आए थे डॉक्टर सुकर्नो, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और इसके अलावा जो इस बार की 2023 में आपका गणतंत्र दिवस हुआ तो इसमें जो है जो पद्म अवार्ड बांटे गए उनसे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इनके अलावा ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने जीता था, ओलंपिक 2020 में 2 रजत पदक आया था। बार बार बताते हैं रवि दहिया और मीराबाई चानू, रवि दहिया और मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ही सबसे पहले श्री गणेश करे थे इस ओलंपिक में भारत के पदक के लिहाज से, और वेट लिफ्टिंग में जो है सिल्वर प्राप्त करी थी। मीराबाई चानू मणिपुर के रहने वाली हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा ओलंपिक 2020 में भारत को 7 पदक प्राप्त हुए। नीरज चोपड़ा के द्वारा एकमात्र गोल्ड आया, जो भाला फेंक में जेवलिन थ्रू के अंदर 87.58 मीटर की दूरी तक जो है भाला फेंक कर ये कारनामा किए थे, पदक जीते थे। सबसे पहला पदक मीराबाई चानू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में बता दिया। भारत के हॉकी टीम ने इस वाले ओलंपिक में यानी 2020 वाले ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया। इसके अलावा पीवी सिंधु भी कांस्य पदक प्राप्त किया था। भारत में सबसे पहले व्यक्तिगत रजत पदक जीतने वाले जो थे ये मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ 2004 के एथेंस ओलंपिक में शूटिंग के अंदर जीते थे। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में गोल्ड
पदक अभिनव बिंद्रा साहब शूटिंग के अंदर ही 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। इसके अलावा अगर पदक के लिहाज से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो सबसे पहले केडी जादव साहब, ये जो हैं आपके कुश्ती के अंदर 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है खिलाड़ी बने थे। इससे पहले भी भारत ने पदक जीता है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं थे तब तक। हम लोग है ना, नॉर्मन प्रिजार्ड जो पहले ओलंपिक पेरिस 1900 में भाग लिया था, उसी समय जो है आपका जीता था पदक। पहले ओलंपिक कहने का मतलब मैं भारत के लिहाज से कह रहा हूं भाई, क्योंकि भारत जो है 1900 के ओलंपिक पेरिस में जो सेकेंड ओलंपिक था इसमें भाग लिया। तो हम भारत के लिहाज से कह रहे हैं कि जो पहली बार हम भाग लिए थे। वैसे ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुआ था, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत के पास कुल 10 गो गोल्ड है, जिसमें 8 गो गोल्ड जो है ये आपका सिर्फ हॉकी के अंदर आया है, और जो 2 गो गोल्ड है इसमें एगो अभिनव बिंद्रा साहब और एगो नीरज चोपड़ा साहब का योगदान है। इसके अलावा एक प्रश्न फिर से पूछा गया संविधान से कि नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, डीपीएसपी। तो अभी मैंने इसकी व्याख्या कर ही दिया था, जहां पे आपसे पूछा गया था कि विधि का शासन कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, इसका आंसर भी हो गया। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया किस राज्य सरकार को खेल में उत्कृष्टता के लिए अवार्ड दिया गया है, तो हरियाणा को दिया गया है मेरे ख्याल से, है ना। अब ऑप्शन अगर इसका रहेगा तो मैं और भी इसको टटोलूंगा कि अगर ईस्वी इंक्लूड कर दिया तो फिर अलग आंसर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है इसके ईस्वी पे कि कौन से ईस्वी की बात कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में विजेता जो बने हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी बने हैं, सबसे अधिक पदक जीत करके, जो यूपी में कराए गए थे। और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3rd एडिशन था, यानी तीसरा खेल था। इनके अलावा झारखंड सरकार ने खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना शुरू किया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है कि जो दूर दराज में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं या फिर रिमोट एरिया में जो भी जनजाति समुदाय में जो खेल में इंटरेस्ट रखते हैं उनको प्लेटफॉर्म मिल सके, तो इसलिए जो है सहाय योजना झारखंड में वहां का जो मुख्यमंत्री सोरेन साहब है उनके द्वारा चलाया गया है। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है, तो ये मिजोरम है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बजट की प्रारंभिक बातें क्या हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। तो ये था आपका कथन के रूप में, वहां पे 3 गो कथन दिया गया था और आपको सही गलत चुनना था। तो भैया यहाँ पे कथन तो नहीं है। फिलहाल जो बजट की मेन मुद्दा होती है किसी भी देश की बजट की, ये मुद्दा होती है कि आर्थिक विकास दर तथा गरीबी, आर्थिक विकास दर में वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। इसके अलावा जो इनकम होती है सरकार को यानी टैक्स से, उसकी सही जगह इस्तेमाल करना। बाजार में जो चीज बिक रही है उसके मूल्यों में स्थिरता लाना, यानी जो आज टमाटर का भाव 200 हो गया है तो ये भी एक मुद्दा होता है कि जो बाजार में सामान की दाम एकाएक भाग जाता है, तो इस पे जो है अंकुश लगाना। ये सब जो है आपकी बजट में मेन बात होती है जो ध्यान दिए जाते हैं। इसके अलावा शायद मणिपुरी नृत्य से भी क्वेश्चन आया है, बच्चे ने सिर्फ मणिपुरी लिखा है, इससे मैं क्या समझूं, तो हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि मणिपुरी नृत्य से कौन संबंधित है, ठीक है। तो मणिपुरी नृत्य मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन आदमी संबंधित है। तो मणिपुरी नृत्य में सबसे पहले आपको झावेरी बहना को ध्यान रखना है। इसके अलावा 3-4 लेडीज और हैं, चारू माथुर को ध्यान रखना है, कलावती देवी को ध्यान रखना है, बिंबावती देवी को ध्यान रखना है, और इसके अलावा जो सिंह सरनेम है इसको भी ध्यान रखना है। तो ऐसे में से आप छांट लिए होंगे कि मणिपुरी का कौन है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य जो है इसमें राधा और कृष्ण की जो है प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, मैंने आपको पहचानने के लिए बता दिया है। रेड्डी सरनेम आपका चला जाना है कहाँ पे, कुचिपुड़ी में। सिंह सरनेम, झावेरी सरनेम, है ना, सिंह सरनेम, झावेरी सरनेम मणिपुरी में, महापात्रा सरनेम ओडिसी में, महाराज सरनेम कथक में। तो इतने से आपका जो है अधिकांश क्वेश्चन छट जाते हैं ऑप्शन, तो ये ध्यान जरूर रखेंगे। जैसे अभी रेड्डी ले लीजिए, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, ये सभी के सभी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। इसके अलावा जो 3-4 लेडीज मैं अलग से बताता हूँ उनको जरूर ध्यान रखें। अन्नपूर्णा देवी ये सुरबहार प्ले करती है। इसके अलावा चारू माथुर, कलावती देवी और बिंबावती देवी मैंने बता दिया मणिपुरी। एक आपका सितारा देवी, ये आपका कथक, और एक आपका रुक्मिणी देवी आपका भरतनाट्यम। तो ये सब जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थे आज प्रश्न, आज 11 प्रश्न ही प्राप्त हो पाए। आगे की जो प्रश्न प्राप्त होगा मैं इंक्लूड कर दूंगा कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।